हाँ जी, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर्स, गुड मॉर्निंग। आने शुरू हो गए सारे? अभी तो आ रहे सारे सारे। प्रियंका सोनी आ गई है ना, अर्चना आ गई, अनीशा आ गई, भव्या, अनुराग, भावना, आशीष, गरिमा, है ना, ये सब तो आ गए। हाँ जी, और बाकी सब पीछे पीछे आ रहे सारे। हाँ, प्रिया भी आ गई है ना, और कौन है, नेहा भी, और सोनम। वाह भाई वाह, वेरी गुड। गुड और इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब पहुंच रहे हैं अभी। अभी तो हाफ ही जने आए हैं। तो चलो, जब तक सब जने आते हैं तब तक अपना एक रिवीजन सेट फटाफट लगा लो और चेक कर लो कि आपने जो इससे पहले कल किया था उसको हल्का सा रिवाइज कर लो बेटा, फटाफट जल्दी से। चेक करके देखो एक बार, चेक करो आपको कहां पर दिक्कत आई, एक बार देखो एक बार। हम लोगों ने किया था रिएक्शन इंटरमीडिएट, हम कर चुके हैं रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट, एम्फीफाइल। फिर हमने लिया फिशन, बॉन्ड फिशन, बॉन्ड को तोड़ना। तो बॉन्ड को दो तरीके से ब्रेक किया हमने, होमोलाइटिक, हिट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक से बने थे फ्री रेडिकल, हिट्रोलाइटिक से बने थे आयंस। फिर हमने शुरू किया रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने कहा था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। नाम से क्लियर है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, अंतर माध्यमिक जातियां। तो रिएक्शन को जब अपन देखते हैं तो उसमें जो सबस्ट्रेट है यानी क्रियाकारी, वो क्रियाफल यानी प्रोडक्ट में बदलेगा, तो वो डायरेक्ट नहीं बदलता, उसको बदलने से पहले इंटरमीडिएट बनना पड़ता है। तो वो इंटरमीडिएट जो है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और मैंने आपसे कहा था कि जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन हो सकते हैं, कार्ब एनायन हो सकते हैं, कार्ब फ्री रेडिकल हो सकते हैं, कार्बीन हो सकते हैं, नाइट्रीन हो सकते हैं, बेंजाइन हो सकते हैं। ये 6 प्रकार के इंटरमीडिएट को हम अलग अलग जगह पर पढ़ेंगे, जिनमें मैंने कहा था सबसे ज्यादा 3 को पढ़ोगे आप, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनायंस एंड कार्ब फ्री रेडिकल्स। तो आप चेक करके देखो, कल मैंने आपको एक कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन कराया था, जिसमें मैंने आपको कार्बोकेटाइन, कार्ब फ्री रेडिकल, कार्ब एनायन को कंपेयर किया था कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटी है। जैसे इनको सिंबल क्या देते हैं, जैसे इनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर? उसके अलावा आपने देखा था इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इनकी ज्योमेट्री क्या है, इनका मैग्नेटिक नेचर क्या है। ये सारी बातें अपन ने कंपैरेटिव स्टडी में की थी, हमें उसकी नॉलेज रहनी चाहिए। आ गया? फिर धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद मैंने लिया था अपना चौथे नंबर पे कार्बीन। तो चेक करो, कार्बीन में मैंने बहुत ही सिंपल सा हिंट दिया था। मैंने कहा था ये पेपर में बहुत कम आता है, तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से अपन कर सकते हैं। तो कार्बीन का मतलब था कार्बन विथ 2 वैलेंसी, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने शेयरिंग नहीं कर रखी थी, साझा नहीं कर रखा था। उस अनशेयर्ड, अनबॉन्डेड, असहभाजित इलेक्ट्रॉनों को हमने जब डिस्ट्रीब्यूट किया था तो कार्बन फिर 2 में बट गया था। एक का नाम था सिंगलेट, एक का नाम था डुप्लेट, ट्रिपलेट। तो सिंगलेट में क्या था कि वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही ऑर्बिटल में आ गए थे, अपोजिट स्पिन में। तो हमने नाम दिया था कि साहब ये तो सिंगलेट कैटेगरी। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में गए तो हमने कहा था ये ट्रिपलेट कैटेगरी। यहां तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, चेक कर लो यस और नो। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत आई तो मुझे क्लियर करें। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है सर। हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये जो कार्बन आयन होता है वो ना प्रतिचुंबकी होता है ना? कार्बन आयन जो होता है वो प्रतिचुंबकी होता है ना? वो क्या होता है? प्रतिचुंबकी। हाँ, प्रतिचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक। और जिसमें भी जिसके आउटर शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वो होते हैं केवल आपके यहाँ पर अनुचुंबकीय, बाकी सारे प्रतिचुंबकीय। तो आपने देखा था यहाँ पर कि आपका जो कार्बोकेटाइन था उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2-2 के पेयर थे, कोई अनपेयर्ड था ही नहीं।
इसी तरह से कार्बेनाइन में 8 इलेक्ट्रॉन थे, दो के पेयर में थे, तो उसमें भी कोई अनपेयर्ड नहीं था। लेकिन जो कार्बन फ्री रेडिकल था उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2+2+2 का पेयर और एक अनपेयर्ड था, इसीलिए वो आपका अनुचुंबकीय, आपको याद रखना। आज हम एंट्री करने जा रहे हैं, हम इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नंबर 5वां। इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम है, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। इसका नाम है नाइट्रीन, ये है नाइट्रीन। अब देखो नाम से क्लियर है, नाइट्रीन जो होगा वो नाइट्रोजन का है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, ये देखिए, इसको कहते हैं नाइट्रीन। और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है एनालोगस विद कार्बीन, अर्थात कार्बीन का समजात। ये कार्बीन का समजात यानी मींस कार्बीन में और नाइट्रीन में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। आप कहोगे कैसे? सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, कार्बीन बाइवेलेंट था यानी एक ही दो वैलेंसी थी उसकी, ये मोनोवैलेंट है। और इसमें भी आप देखो यहाँ पर, ये तो इसका लोन पेयर हमेशा रहता है, ये वो दो इलेक्ट्रॉन है जो अनशेयर्ड है, ये अनशेयर्ड है यानी कि अनबॉन्डेड है, यानी कि असहभाजित है। ये देखिए, इसका मतलब ये वो दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कार्बीन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे असहभाजित, वैसे नाइट्रीन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन है असहभाजित। आप कहोगे कैसे? तो देखो बिल्कुल कार्बीन की तरह मैं इसके दो पार्ट करके दिखाई देता हूं। एक पार्ट है सिंगलेट जिसको नाम दिया है एकक, दूसरा मैं कर देता हूं ट्रिपलेट यानी कि त्रिक। अब देखो सिंगलेट में क्या होगा कि नाइट्रोजन के जो ये दो इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं अनशेयर्ड, वो दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन में आगे हुए, बिल्कुल कार्बीन की तरह। जैसे कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आगे थे, तो ये भी सिंगलेट उसी तरीके से कहलाएगा। और इसी तरीके से यदि नाइट्रोजन के ये दो इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग ऑर्बिटल में चले गए विद सेम स्पिन, देखो ये भी, तो इसको कहते हैं ट्रिपलेट। बस इतना छोटा सा ये पॉइंट अपने को याद रखना है, क्योंकि ये हमारे कोर्स के हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसकी सिर्फ एक ही इक्वेशन आएगी, और वो कब आएगी? जब मैं आपको नाइट्रोजन के कंपाउंड कराऊंगा, तो ये उस समय हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया में इसका जिक्र हम थोड़ा सा करेंगे। तो इसलिए इसका इतना छोटी सी परिभाषा आपको याद रखनी है कि नाइट्रीन कौन होते हैं? नाइट्रीन मोनोवैलेंट यानी एकल संयोजी अंतर माध्यमिक जाति, जिसमें नाइट्रोजन पर दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि एक ही ऑर्बिटल में आ जाए तो सिंगलेट, और अगर दोनों अलग अलग में चली जाए तो ट्रिपलेट। बस इतना छोटा सा काम है, कंप्लीट। नोट कर लीजिए बेटा इसको। डन सर। हाँ ये डन हो गया। अब आ जाइए बेटा इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट पे आता है बेंजाइन। अगली अंतर माध्यमिक जाति है जिसे अपन आगे जाकर पढ़ेंगे, बेंजाइन। देखो नाम से क्या लगता है, लेकिन वो नाम के अकॉर्डिंग नहीं है। नाम में तो ये लगता है कि बेंजाइन में बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये बेंजीन, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके पास यहां पर एक बॉन्ड और है, ये है बेंजाइन। अब जनरली बच्चा ये समझता है कि जिसके पीछे आइन लगता है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इस समय बच्चे को एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। अब मैं थोड़ी सी क्लियरिफाई करता हूं। पहले क्या है कि बेंजाइन कौन है? बेंजाइन है आपका एरोमेटिक इंटरमीडिएट
बेंजाइन है एरोमेटिक इंटरमीडिएट, यानी ये है आपका एरोमेटिक अंतर माध्यमिक जाति। ये एरोमेटिक अंतर माध्यमिक जाति। इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूं आपके अभी के लायक, तो बेंजाइन की सही स्ट्रक्चर इस तरह की है। ये बेंजीन और इस बेंजीन का हर कार्बन sp2 है, लेकिन इस समय ये वाला sp2 कार्बन और ये वाला sp2 कार्बन, ये sp2 और ये वाला sp2 एक असामान्य पाई बंध का निर्माण कर रहा है। इसको कहते हैं एबनॉर्मल पाई बॉन्ड। इसको कहते हैं असामान्य पाई बंध। और सबसे बड़ी खासियत क्या है इसकी कि ये जो असामान्य पाई बंध है वो sp2 ऑर्बिटल्स के मध्य है, जबकि सामान्य एल्काइन, ये है सामान्य एल्काइन, जो हमेशा आप एल्काइन पढ़ते हो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो sp और sp के मध्य होता है। ये अंतर आपको फिलहाल अभी सीखना है। तो आप अभी कह सकते हो कि इसमें हम जो बेंजाइन बोल रहे हैं उसका मतलब सामान्य नहीं है। अगर सामान्य एल्काइन होती तो ये पाई बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाई बॉन्ड sp के मध्य होता। लेकिन जब आप आगे आने वाले टाइम में सीखोगे, जब मैं आपको कराऊंगा, तो उस समय आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है वो रियल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वो sp2 कक्षकों के मध्य एक असामान्य आकर्षण बल से बना पाई बंध है। तो आपको फिलहाल अभी केवल इतनी छोटी सी बात ही याद रखनी है। जिस दिन इसका वक्त आएगा उस दिन इसे हम और बड़ा करके जोड़ देंगे। तो फिलहाल इन वाले पॉइंट में और इन वाले पॉइंट में इतना ही लेवल अभी फिलहाल काफी है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे। तो क्या स्नैपशॉट हो गया? यस सर। यस। तो अब देखिए हमने अपना एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया है जो अभी आने वाले टाइम में फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, और वो टॉपिक था अंतर माध्यमिक जातियां। अब आज से शुरू करने जा रहे हैं अपन अपना थोड़ा सा और महत्वपूर्ण भाग। तो हेडिंग डाल लीजिए, आज का हमारा भाग है, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इन्हें नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, या आप इन्हें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की जगह ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इनका नाम है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापित होना, अपनी जगह से हटना, अपनी जगह से मूव करना। तो ये इलेक्ट्रॉन का विस्थापन का इफेक्ट है। तो हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब पहले मैं इसकी भूमिका क्लियर कर दूं, ये क्या है। एक्चुअली जब आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करोगे तो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो अणु या सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल आप लोगे उनमें आकर्षण होना बहुत जरूरी है। वो आकर्षित होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, तभी उत्पाद की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो आकर्षण है वो कैसे डेवलप होगा? कोई भी यौगिक आकर्षित क्यों करेगा एक दूसरे को? तो आपको अच्छे से पता है कि आकर्षित करने के लिए विपरीत आवेशों की जरूरत होती है। अब कोई भी यौगिक, कोई भी अणु अपने अंदर ये विपरीत या अपोजिट चार्ज डेवलप करता है। वो कैसे डेवलप होगा? तो जो उनके बीच में बॉन्ड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन छुपे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से खिसकते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन खिसकते हैं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है।
तो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारी अणुओं के मध्य टकराव आकर्षण के लिए विपरीत आवेश चाहिए होते हैं, और ये विपरीत आवेश इन बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट से बनते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि सब जो बॉन्ड पहले सिंपल था, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन बीचों बीच पड़े थे, उनको धक्का किसने मारा, किसने उसको एक तरफ नेगेटिव कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव कर दिया। तो फिर अपन कहते हैं कि इसमें दो तरह के फोर्स काम करते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल अपने अंदर से ही फोर्स डेवलप करता है, तो इसको कहते हैं इंटरनल या आंतरिक फोर्स, और एक होता है कोई बाहर की जाति आके इसको टक्कर मारती है, तो बाहर की जाति आएगी तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में किसी मॉलिक्यूल में दो तरह के प्रभावों पे होता है, आंतरिक प्रभाव और बाह्य प्रभाव। तो आज हम देखेंगे कि ये आंतरिक और बाह्य प्रभाव मिलकर दो तरह के प्रभाव बनाते हैं, जिनको कहते हैं परमानेंट यानी कि स्थायी और अस्थायी। तो मैं आपको हिंट देने जा रहा हूं कि किसी भी रासायनिक, यौगिक या केमिकल कंपाउंड में उनके बॉन्ड, जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस करने के लिए आंतरिक और बाह्य प्रभाव लगाने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको करने जा रहा हूं इसके अंदर कि जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, हमने इसको सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिया है। ये दो भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग है हमारा परमानेंट, या अपन कह सकते हैं इसको इंटरनल इफेक्ट, इसको कहते हैं अपन स्थायी या आंतरिक प्रभाव। इसमें क्या खासियत अपन देखेंगे कि मॉलिक्यूल अपने अंदर से ही अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, अपने अंदर कुछ परिवर्तन करके ऐसा करेगा, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन की मध्य स्थिति से हिल जाएंगे। तो एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, और जैसे विपरीत आवेश बनेंगे मॉलिक्यूल के बीच में आकर्षण शुरू हो जाएगा। तो ये आंतरिक प्रभाव से हम इसको देखेंगे। अब इसमें कौन कौन आएंगे आंतरिक प्रभाव में? तो इसमें नंबर 1 पे अपन पढ़ते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट। ये कहलाएगा अपना पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर दूसरे पर जो स्थायी प्रभाव होता है उसका नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव। और तीसरे नंबर पर जो हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है रेजोनेंस। ये कहलाता है रेजोनेंस, या फिर हम इसी का भाग बना लेते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, या फिर अगर मैं इसका नाम दूं तो रेजोनेंस को अपन बोलते हैं अनुनाद। ये कहलाता है अनुनाद, या इसको अपन बोलते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। मेसोमेरिक प्रभाव। तो ये तीन ऐसे प्रभाव हैं जो अणु या मॉलिक्यूल या यौगिक अपने अंदर खुद पैदा करेगा रिएक्शन करने के लिए। कैसे पैदा करेगा, कौन से फैक्टर मदद करेंगे, वो अपन इनके एक वन बाय जब लेंगे तो बस वो सीखेंगे। ये कहलाएंगे आपके परमानेंट या इंटरनल इफेक्ट। अब आता है दूसरा भाग। दूसरा भाग कहलाता है आपका टेम्परेरी। टेम्परेरी इफेक्ट, या फिर इसको नाम देते हैं अपन अस्थायी प्रभाव। ये अस्थायी प्रभाव है, और इस अस्थायी प्रभाव में हम जिसको पढ़ते हैं वो एक छोटा सा इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है, हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये देखो, अब आपके पास एक पूरी पिक्चर छोटी सी क्लियर हो गई है
अब मैं अपनी बात को वापस से रिपीट करता हूं, समझदार। मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि हमारे कार्बनिक यौगिकों को रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक दूसरे से टकराव के लिए आकर्षण, और टकराव के लिए आकर्षण हो इसके लिए जरूरी है उनमें विपरीत आवेश बने, और वो विपरीत आवेश उनके अंदर जो बनते हैं वो इन आंतरिक और बाह्य प्रभावों से बनते हैं। आंतरिक प्रभाव जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, जो दिखाई देते हैं लास्ट तक, और जो टेम्पररी इफेक्ट होते हैं वो सिर्फ क्रिया में जब कोई प्रभावी आक्रमण करता है तब दिखेंगे, बाकी गायब हो जाएंगे, तो उन्हें नाम देते हैं टेम्पररी इफेक्ट। तो आपके टोटल 4 प्रभाव हो गए, आंतरिक के अंदर 3 और आपके टेम्पररी के अंदर केवल 1। तो कौन कौन से रिपीट करता हूं? प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन, रेजोनेंस यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्थायी के अंदर आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं बनते। इसके द्वारा जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसको समझना पड़ता है। वो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं बनाता, लेकिन महत्वपूर्ण बना रहता है। कैसे? मैं 1 बाय 1 आपको सिखाऊंगा, तो पहले आप इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं 1 बाय 1 टॉपिक को लेके उन्हें सिखाना शुरू करूंगा। इसे स्नैपशॉट कर लो। डन सर। तो ये हो गया बेटा हमारा एक छोटा सा चार्ट, जिसने आपको बताया कि आपको कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव समझने। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना सबसे पहला प्रभाव, नंबर 1 प्रेरणिक प्रभाव। तो ये हेडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस डियर, तो सबसे पहले अपना नंबर 1 प्रभाव लेने जा रहे हैं, नंबर फर्स्ट। इसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आपका पहला वर्ड आई बन रहा है, तो हम इसका प्रदर्शन भी आई से करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आई प्रभाव। तो आज के बाद हम जगह जगह पर इसको इंडक्टिव वर्ड पूरा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई प्रभाव, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। ये कहलाएगा प्रेरणिक प्रभाव। हालांकि कुछ जगह पर इसको फील्ड इफेक्ट यानी क्षेत्रीय प्रभाव भी कहते हैं। क्लियर? तो ये एक तरह का क्षेत्रीय प्रभाव यानी एक तरह का फील्ड इफेक्ट है। तो हम इसका नाम जो सबसे फेमस है वो ले रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब पहले तो वर्ड का मतलब समझो, इंडक्टिव कहते किसको है। तो देखिए समझना, इंडक्टिव वर्ड जो होता है वो एक वर्ड से बना है इंडक्शन। ये इंडक्शन शब्द से लिया गया। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। जैसे आप लोग किसी से प्रेरित होते हो, किसी से प्रभावित होते हो, वैसे ये वाला बल भी, ये वाला फोर्स भी, ये वाला इफेक्ट भी एक प्रभाव से उत्पन्न होगा। अब आप कहते हो सर कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। देखो उदाहरण के तौर पे यूं सोचो कि आपके पास एक मैग्नेट है, ये चुंबक, ये एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के ये 2 ध्रुव है N और S, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस मैग्नेट के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आपने देखा होगा एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखो इसको आप करते भी, आपने प्रैक्टिकली भी किया होगा, आप इसको जानते भी हो। अब सोच के देखो, मेरे हाथ में एक ये लोहे की कील है। अब इस लोहे की कील को अगर मैं यहां रखता हूं तो सोच के देखो, क्या वो कील इसके प्रभाव क्षेत्र में है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इतनी दूरी पर रखी गई कील ना तो आकर्षित होगी ना प्रतिकर्षित होगी। इसका मतलब इसके ऊपर इस चुंबक का कोई प्रेरण, कोई प्रभाव, कोई प्रेरित करने का गुण नहीं है। लेकिन सोचो अगर मैं इसके चुंबकीय क्षेत्र में ले आऊं, तो चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर यह कील या तो प्रतिकर्षित होगी या आकर्षित होगी। इसका मतलब कि हम अगर क्षेत्र में आ गए तो फिर ये कील अपने आप को प्रभावित करेगी। तो इसका मतलब इस ओरा,
इस क्षेत्र, इस चुंबकीय रेखाओं के द्वारा इस कील को प्रभावित किया जा रहा है, इसको प्रेरित किया जा रहा है, इसको प्रेरणा दी जा रही है। तो इसका मतलब यूं दिमाग लगाओ कि इसी तरह से हमारे केमिकल कंपाउंड में भी होता है। केमिकल कंपाउंड में भी कुछ ऐसे समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करते हैं कि उनके होने से इलेक्ट्रॉन या तो आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं। अब आपको कैसे से समझ में नहीं आया तो देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूं, समझना। जैसे इस बात को अगर मैं आपको केस नंबर 1 से समझाऊं, ये देखो केस नंबर 1 मैंने क्या किया, नहीं बंद कर दिया। हाँ बेटा, अब जैसे देखो मेरे इस एग्जांपल को देखना, मैंने 4 कार्बन की एक चेन ली, वो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। देखो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ये मान लो मैंने कार्बन की एक 4 कार्बन की चेन ले ली। सिंपल भाषा में बोलूं तो मैंने ब्यूटेन ले लिया। अब इस ब्यूटेन को गौर से देखो, हर कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन साझित है, हर 2 कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है। देखो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है। अब आप दिमाग लगाना, इस समय हर कार्बन की विद्युत ऋणता एक दूसरे के बिल्कुल समान है। अब आप नोट करके देखो, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में समान है। अब आप दिमाग लगा के सोचना, क्या इसके साजित सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये साजित सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी मध्य स्थिति से किसी भी और विस्थानीकृत, विस्थापित या डिस्प्लेस्ड होंगे क्या? नो सर, नो, क्योंकि विद्युत ऋणता समान है। बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल फिजिक्स का रूल लगा रहे हो कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन पर 5 न्यूटन का फोर्स या 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाया तो आपको ध्यान में परिणामी बल 0 होगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलेंगे नहीं तो फिर ध्रुव का मतलब होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव बन नहीं पाएगा। इसीलिए ये यौगिक के ऊपर जो अपन बोलते हैं म्यू का मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण, उसका मान आएगा 0। इसका मतलब ये एक अध्रुवीय यौगिक हो गया। तो यहाँ पर कंक्लूजन निकला कि ये हो गया एक अध्रुवीय, एक नॉन पोलर कंपाउंड। और उसका रीजन क्या है कि इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को कोई भी कार्बन प्रभावित नहीं कर पा, क्योंकि दोनों तरफ विद्युत ऋणता कैसी है, समान। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब इसमें कोई इंडक्शन नहीं है, इसमें कोई प्रेरण नहीं है, इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं। तो पहला केस तो ये वाला हो गया। देखो अब मैं केस बदल रहा हूं। अब की बार मैंने केस नंबर 2 स्टार्ट किया। केस नंबर 2 में वापस वही 4 कार्बन मैंने वापस ले लिए, ये देखो यहाँ पर, और प्रत्येक 4 कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का ये साझा हुआ है। इनको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखो ये सिग्मा बॉन्ड बने हुए, देखो ये सिग्मा बॉन्ड। और हमें पता है इन सबकी विद्युत ऋणता समान है। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, इस पहले नंबर के कार्बन के साथ, ये देखो इस पहले नंबर कार्बन के साथ मैंने एक Z समूह जोड़ दिया, मैंने एक नया ग्रुप जोड़ दिया, अटैच कर दिया। और इस नए ग्रुप की खासियत क्या है कि इसकी विद्युत ऋणता कार्बन के मुकाबले ज्यादा है। अब आप अपने दिमाग का उपयोग करना शुरू करो। ये अब बन गया चुंबक, ये रहा मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह। और वो जो कील थी ना, वो कील ये भी देखो इलेक्ट्रॉन्स। अब आप सोच के देखो, अब आपका Z इन साजित इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव लगाएगा? क्या वो उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, कि कोई प्रभाव नहीं डालेगा? आकर्षित करेगा। अपने और बिल्कुल सही। तो ये इस समय जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पर विस्थापित हो जाएंगे, उनको कहते हैं विस्थानीकृत। उसको नाम देते हैं अपन डिस्प्लेस्ड, यानी सिंपल हिंदी बोलूं तो सरकना, खसकना। तो इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपनी मध्य स्थिति से खिसक कर इस Z की ओर चले जाएंगे।
तो Z हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इस पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन धनी अवस्था, और इससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसीलिए इस पे आ जाएगा डेल्टा प्लस। इसको कहते हैं ध्रुवीकरण, इसको बोलते हैं पोलैरिटी। अब आप इसका प्रभाव देखो क्या हो रहा है। अब आपका ये चुंबक इन इलेक्ट्रॉनों को भी तो प्रभावित करेगा। तो अब की बार सोचो, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर खींचेंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन आप जानते हो कि असली खींचने वाला है Z, लेकिन दूरी बढ़ने से उस पे जो खींचने का प्रभाव है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का इंपैक्ट है, वो कम हो गया। तो सोचो इस कार्बन पर सेकंड नंबर पर थोड़ा चार्ज कम हो गया, तो डबल डेल्टा प्लस, इसको कहते हैं आंशिक आवेश आ गया। अब तीसरे सेट पे इलेक्ट्रॉन पे दिमाग लगाओ, इस Z का इंपैक्ट इसके ऊपर भी है, ये Z इसको भी अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन अब की बार डिस्टेंस बढ़ने से उसके खिसकने, उसके सरकने, उसके डिस्प्लेसमेंट की रेट कम हो गई। तो अब की बार उस Z का इंपैक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर और कम हो गया। और अगर मैं इस चौथे सेट पर देखूं तो कोई भी इंपैक्ट नहीं है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट सीखा कि आपने पहला केस देखा कि सभी की ईएन समान थी, तो आपका इलेक्ट्रॉन का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, दैट मींस नो इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यदि किसी कंपाउंड में हम कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला सेंटर जोड़ दें, तो वो पहले से साजिद इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव डाल देते हैं और उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। तो सोचिए, ऐसा होने से हम इसमें एक ध्रुवीकरण उत्पन्न कर देते हैं, हम इसके अंदर एक पोलैरिटी डेवलप कर देते हैं, और ये पोलैरिटी का बनना इस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। यानी इस Z ने इन इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित, प्रेरित कर दिया है, ये कहलाता है इसका प्रेरणिक प्रभाव। अब आप सोचो, मैं केस नंबर तीसरा बोलूं तो हालांकि कोई केस नंबर तीसरा कोई अलग नहीं है। केस नंबर तीसरे में मैंने फिर कार्बन लिए, ये देखो अब सेम केस। अब की बार फिर देखो इलेक्ट्रॉनों का साझा सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी, ये देखो इलेक्ट्रॉनों का साझा, देखो ये सिग्मा बॉन्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो ये। लेकिन अब की बार हमने इसमें ग्रुप लगा दिया Y। अब की बार Y ग्रुप कौन है? Y ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। तो सोचिए, इस समय इसकी ईएन से अब की बार उल्टी होगी। अब देखो प्रभाव क्या होगा। अब की बार आपका 1, 2, 3 और 4, तो अब देखो उल्टा हो गया। अब की बार ये साजिद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस Y के द्वारा धक्के मारे जाएंगे, देखो ये धक्का मार, और धक्का मार के कार्बन नंबर 1 के पास जमा कर दिए जाएंगे। तो सोचो, कार्बन नंबर 1 इस समय इलेक्ट्रॉन धनी हो गया, और ये धक्का मारने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, ये ध्रुवीकरण हो गया। देखो अब इसके प्रभाव को सेकंड नंबर पे देखो। अब इस Y का धक्का यहां सोचो, इन इलेक्ट्रॉन पर देखो, तो अब की बार इन इलेक्ट्रॉनों को भी धक्का लगेगा, लेकिन अब की बार इस धक्के का प्रभाव पहले के मुकाबले कम हो जाएगा। फिर इन इलेक्ट्रॉन को धक्का देखो, इसमें भी धक्का लगेगा, लेकिन प्रभाव और न्यून हो जाएगा, और चौथे इलेक्ट्रॉन पर नेग्लिजिबल, नगण्य। तो अब अगर मैं इन तीनों एग्जाम्पल को सिंपल 2 भागों में बांटूं, तो इस समय पहला केस तो अध्रुवीय है, लेकिन ये दोनों केस हो गए ध्रुवीय, ये हो गए पोलर। देखो यहां म्यू का मान 0 नहीं है, तो सी परिभाषा में कि क्या है प्रेरणिक प्रभाव, कि प्रेरणिक प्रभाव जिसमें विद्युत ऋणता के अंतर के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी मध्य स्थिति से विस्थापित हो जाएं और आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश बना दें, तो वो प्रभाव उस समूह का Z या Y का प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। या मैं अपनी डेफिनेशन को एक सिंपल सी लाइन में बोलूं
तो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग, इट इज सिंपली पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का ध्रुवीकरण प्रेरणिक प्रभाव है। तो आप एक बार इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ। सर डी का मतलब क्या है? एविडेंट डी का मतलब क्या है? कौन सा डी? डी प्लस डी माइनस है ना वो? पार्शियल बेटा डेल्टा है, तो इसका नाम है डेल्टा, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब आप रस्साकसी करते हो तो रस्साकसी मान लो हमने 50,000 रुपए बीच में डाल दिए, तो रस्साकसी करोगे तो क्या होगा, 50,000 खिसक के किसी एक के पास आ जाएंगे, तो जिसके पास आएंगे वो पार्शियली रिच हो जाएगा, और जिससे दूर जाएंगे, जिससे दूर हो रहे हैं, वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंशिक आवेश ये बताता है कि ध्रुवीकरण हो गया। इसको बंध का वियोजन या बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं बोलते, ये बॉन्ड खिसक रहा है, इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं। तो किसी भी साजिद बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों को अगर डिस्प्लेस करते हो, विस्थापित करते हो, तो फिर पार्शियल चार्जेस बनते हैं, जैसे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इनको कहते हैं पार्शियल चार्जेस, आंशिक आवेश। तो ये चीज यहाँ पे मेरी बात समझ आ गई? हेलो सर। सर थर्ड वाला केस, थर्ड का वन टाइम और रिपीट कीजिए। बेटा केस थर्ड और केस सेकंड एक ही है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। और वो अंतर क्या है इसके अंदर, कि केस नंबर सेकंड में इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और जबकि थर्ड केस में वाई धक्का मार रहा है सी की ओर। तो हम चाहे धक्का मारे चाहे खींचें, बीच के इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं अपनी मिड कंडीशन से डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। हम मध्य से इलेक्ट्रॉनों को किसी भी तरफ फेंकें, किसी तरफ डिस्प्लेस करें, किसी भी तरफ विस्थापित करें, किसी भी तरफ सरकाएं, उस सरकने की प्रोसेस का नाम है प्रेरणिक प्रभाव। जैसे यहाँ सरक नहीं रहे, देखो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या धक्का देने वाला है नहीं। Yes, तो sir. आज के बाद किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कार्बन चेन में अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने वाला समूह या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कोई भी जोड़ दे, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी मिड कंडीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, सरक जाएंगे। इस सरकने से पार्शियल चार्जेस बन जाएंगे। तो पार्शियल चार्जेस को बोलते हैं ध्रुवीकरण, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और अगर किसी ग्रुप ने ये पोलराइजेशन किसी कंपाउंड में कर दिया, तो वो उसका इंडक्टिव इफेक्ट है। जैसे इस समय ये मैग्नेट इस आयरन नील पे कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा। देखो ये इस समय एक आयरन नील यानी कि लोहे की कील है, ये देखो, ये देखो, ये लोहे की कील है, इस पे कोई प्रभाव नहीं है। तो ये पहला केस हो गया। इसका मतलब इस ये कीलें जो दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉन का मतलब कीलें, ये कहीं खिसक नहीं रही। लेकिन सोचो अगर मैंने इसके क्षेत्र में डाल दी कील, अब आप सोचो आपका मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है, ये आपका जेड या वाई हो सकता है, धक्का मारने वाला या खींचने वाला। तो सोचो या तो कील खींच के इसकी तरफ जाएगी, इससे दूर जाएगी, तो कील अपनी जगह से हिलेगी, विस्थानीकृत होगी, तो वो कील ये वाली है। तो आज के पास सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अपनी मध्य स्थिति से डिस्प्लेस्ड होना, चाहे वो किसी की और चाहे किसी से दूर जाए, लेकिन अपनी जगह छोड़ के चल दे, तो इसको कहते हैं उस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को अगर अपन डिफाइन करें, तो देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। क्या कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट? डिस्प्लेसमेंट और पोलराइजेशन of sigma electrons due to difference of electronegativity is I effect। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो मैं कह सकता हूं
polarity in sigma electron is I effect. और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक सिंपल सा हिंट कि if any more electronegative or more electropositive group is present in a chemical compound or a chain, then it displaced or delocalized sigma electrons, and that is called inductive effect. यानी means किसी भी कार्बन चेन या किसी भी कंपाउंड में अधिक विद्युत ऋणी प्रभावी कोई गुण या कोई समूह लगा दिया जाए तो वो साजिद सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी मध्य स्थिति से डिस्प्लेस करता है। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट आई इफेक्ट कहलाता है। तो सिंपल लैंग्वेज बोले कि डिस्प्लेसमेंट और पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ईएन, दैट इज कॉल्ड आई इफेक्ट। या सिंपल लैंग्वेज बोले तो आज के बाद किसी भी कंपाउंड में हम पोलैरिटी बना दें, नेगेटिव पॉजिटिव बना दें किसी ग्रुप के कारण, तो वो आपका कहलाएगा आई प्रभाव। हिंदी में अगर मैं यही बात बोलूं तो हिंदी में मैं यहां लिख रहा हूं, देखो यहां मैं हिंदी में लिख देता हूं, किसी कार्बन श्रृंखला या यौगिक में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का मध्य स्थिति से विस्थापन या ध्रुवीकरण आई प्रभाव कहलाता है। ये देखो बहुत ही सिंपल सी भाषा। तो आज के बाद अपने दिमाग में फिक्स कर लो, जो मैं भी छोटे छोटे पॉइंट लिखूंगा, कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, किसी भी कंपाउंड में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का मध्य स्थिति से किसी भी दिशा में विस्थापित हो जाना, सरक जाना, खिसक जाना, डिस्प्लेसमेंट हो जाना, और वो उसका कारण कौन होगा? विद्युत ऋणता। ये के कारण, विद्युत ऋणता के कारण, तो अपन कहेंगे उसे नाम दिया जाएगा प्रेरणिक प्रभाव। अब इसको स्नैपशॉट लीजिए तो फिर हम इसको धीरे धीरे डिटेल की ओर बढ़ते हैं। ब्लू, अच्छा ये ब्लू हटना पड़ेगा, आज येलो नहीं है ना, ये ब्लू को हटते हैं तो हाँ वही देखो मैं लोगों में देख रहा हूँ। हाँ बच्चों, तो अब आपका पहला ऑब्जेक्ट चेक कर लो, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव क्या है। तो पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, या इंडक्टिव इफेक्ट इज सिंपली पोलराइजेशन इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव सिंपली एक विस्थापन का प्रभाव है। यदि आज के बाद कोई भी समूह, कोई भी ग्रुप, कोई भी एटम, कोई भी प्रतिस्थापी यदि सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी जगह से हिला दे, और वो क्यों हिलाएगा? विद्युत ऋणता के अंतर के कारण। जबकि देखो यहाँ विद्युत ऋणता का कोई अंतर नहीं था, लेकिन देखो यहाँ विद्युत ऋणता का अंतर आगे देखिए। तो आपकी कार्बन श्रृंखला में कोई भी विद्युत ऋणी प्रभाव जुड़ जाए, अब जैसे देखो सोच के देखो, मान लो मैंने आपके सामने ये कार्बन 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 लगाया, आपको अच्छी तरह पता है इसमें कोई प्रेरणिक प्रभाव नहीं लगेगा, तो क्या आप चेक करके देखो सबकी विद्युत ऋणता समान है, तो इसका मतलब इसमें कोई प्रेरणिक प्रभाव नहीं है। लेकिन सोच के देखो, अगर मैं इसके साथ एक क्लोरीन लगाता हूं, अब इसका नाम हो गया 1-क्लोरोब्यूटेन, तो सोच के देखो इस क्लोरीन का विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है। अब इसकी कल्पना करो क्या होने जा रहा है। तो ये क्लोरीन क्या करने जा रहा है, दिमाग लगाओ, ये क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉनों का उपयोग खींच रहा है। देखो ये 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन का उपयोग खींच रहा है, तो सोचो इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण ये डेल्टा नेगेटिव आ गया, और ऐसे ग्रुप को नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या भाग। तो सोचो Cl में
पहले वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो सोचो पहले वाले से जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये न्यून हो गया, तो ये न्यूनता डेल्टा प्लस है। यानी अभी फिलहाल ध्रुवीकरण कार्बन पहले और Cl के बीच में। अब Cl का प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन पे देखो, अब सेकंड नंबर पे देखो, तो अब आपका Cl इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन सोचो डिस्टेंस बढ़ने से इस सेकंड नंबर कार्बन पर चार्ज और कम हो गया, तो डबल डेल्टा बता रहा है आंशिक से भी आंशिक चार्ज हो गया, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है उसके ऊपर खिंचाव कम होता जा रहा है। अब इन इलेक्ट्रॉनों पे दिमाग लगाओ जो तीसरे कार्बन पे, तो आपका ये वाला Cl इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन धक्का मार के उधर जा रहा है, लेकिन इसके खिसकने की रेट आप देखो इसके मुकाबले कम है, तो इस पे चार्ज और कम हो जाएगा। लेकिन सोच के देखो कि आपका Cl का इन इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव तो चौथे नंबर पे प्रभाव खत्म हो जाता है। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स निकले। क्या क्या पॉइंट्स निकले? नंबर 1 कि सिग्मा इफेक्ट, सॉरी आपका आई इफेक्ट ओनली अकर्स इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यानी आज के बाद सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन में ही आई इफेक्ट होगा, पाई में कभी आई इफेक्ट नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये डिस्टेंस के साथ साथ कम होता जाता है, यानी केंद्रीय भाग से हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे ये कम होता चला जाएगा और चौथे तक पहुंचते पहुंचते जीरो। इसका मतलब आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। आ गया? और तीसरा पॉइंट, एक बार चार्ज बन गए तो बन गए, दैट इज कॉल्ड परमानेंट। हमको देखो कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ी, इस Cl ने अपने अंदर ही चार्ज को डेवलप कर दिया, तो ये आपका हो गया इंटरनल यानी परमानेंट इफेक्ट। आ गया? तो अब आप नोट करके देखिए ये सारे पॉइंट इसमें जुड़ गए, तो इन सारे पॉइंट्स को आप शॉर्टकट में लिख लीजिए। तो अब देखो जो जो आपने सीखा, जो जो पॉइंट इसके कंक्लूजन में निकले, हम उसको यहाँ पर छोटे पॉइंट्स में लिख लेते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पहला पॉइंट, रिप्रेजेंटेटेड बाय आई। इसका मतलब इसे आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा पॉइंट, इट्स occurs in sigma electrons, यानी ये केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन में होता है, नॉट इन पाई बॉन्ड। ये दूसरा पॉइंट आ गया इसका। तीसरा, आई इफेक्ट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अर्थात ये विद्युत ऋणता की भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। अगर विद्युत ऋणता की भिन्नता नहीं है तो फिर ये उत्पन्न नहीं होगा। अब जैसे इस समय कार्बन 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 क्लोरीन हटा दूं तो इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, लेकिन क्लोरीन के लगने से इफेक्ट जनरेट हो गया, तो विद्युत ऋणता का अंतर होगा तभी ये डेवलप होगा। क्लियर? नंबर चौथा, Number 4 depends upon distance, अर्थात ये दूरी पर निर्भर करता है। तो सोचिए आपका आई प्रभाव डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है, ये डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसका प्रभाव कम होता जाएगा, और अपन कह सकते हैं आफ्टर फोर्थ इट्स नेग्लिजिबल। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम चौथे पर देखें, देखो ये चौथे वाले कार्बन पर, तो यह 0 हो जाएगी, केवल 3 तक ये प्रभाव दिखाई देता है। तो अब आप सोचो आपके आई के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो। तो अब देखो आपकी परिभाषा को वापस समझ लो, बहुत सिंपल कि आज के बाद किसी भी कंपाउंड में
जब जब आई इफेक्ट लगाओगे तब तब समझ जाना केवल सिग्मा पे लगाना है, पाई पे नहीं। यानी ये इफेक्ट सिग्मा का इफेक्ट है। दूसरी बात, ये तभी जनरेट होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तीसरा पॉइंट, ये केवल सिग्मा दूरी के साथ निर्भर करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी ये कम होता चला जाएगा, और चौथे बॉन्ड पे इसका वैल्यू 0 होगी, बस खत्म। अब आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट वाला पॉइंट हमारा पहला क्लियर। अब आप चेक कर लो क्या आपको समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अब आपका इंडक्टिव की डेफिनेशन पहले क्लियर हुई। हेलो सर। हाँ जी बेटा। यस यस सर। I is directly proportional to 1 upon के बाद क्या लिखा है? ये आई यस सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। D है वो। ये डिस्टेंस है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। दूरी के विक्रमानुपाती। ये देखिए छोटा सा पॉइंट कंप्लीट हुआ अबाउट आई इफेक्ट। हमने केवल अभी डेफिनेशन को समझा है और इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं वो समझ लिए। अब बनाते हैं अपना दूसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ आई इफेक्ट। अब हम देखने जा रहे हैं हमारे पास कि आई कितने तरह के हैं। इसको कहते हैं आई प्रभाव का वर्गीकरण। तो आई को अगर हम डिवाइड करें तो आई इफेक्ट 2 में डिवाइडेड। अब आप समझना, जो परिभाषा मैंने ली थी उसी का पार्ट आगे बढ़ रहा है। तो ये 2 तरह के आई इफेक्ट हैं। एक को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं धन प्रेरणिक प्रभाव, और इसको बोलते हैं नंबर सेकंड को माइनस आई इफेक्ट। इसको कहते हैं ऋण प्रेरणिक प्रभाव। अब आपको वैसे ये 2 प्रकार क्यों, तो बहुत ही सिंपल है। 2 प्रकार कैसे बांटे मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे ये कार्बन 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 की चेन थी और सब में देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं। ये देखो आप, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4। अब आप सोचिए, आपने यहां पर एक ग्रुप लगा दिया Y, या मैं आपकी बार Y नहीं बोलता हूं, अब की बार इसका नाम देता हूं मैं आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। अब हमने एक ग्रुप लगा दिया इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह 1 के साथ। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड नहीं है। तो सोचिए इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों पर ये धक्का चेन की तरफ हो गया, जिसके कारण इसके ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव और इस पे आ गया डेल्टा प्लस। और अब देखो ये धक्का लगता चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो डेल्टा नेगेटिव, डबल डेल्टा नेगेटिव, ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव और 0। तो अब की बात, इस समूह ने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया या सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश किया? पुश किया। पुशिंग, इसको कहते हैं पुशिंग इफेक्ट। तो इस समय इसका प्लस आई इफेक्ट कहलाता है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं पुशिंग इफेक्ट। ये है पुशिंग इफेक्ट। तो जो भी ग्रुप या जो भी भाग आज के बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करे, समझ जाना उसको किस कैटेगरी से बिलोंग किया जाएगा? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई से कहा जाएगा। पहला डिफरेंस। अब देखो इसके पैरेलल यहां जाते हैं। अब की बार आप फिर कार्बन की चेन सोचो, और अब की बार आप इसके साथ जोड़ दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने वाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, इसे अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। ये इस समय इलेक्ट्रॉन आकर्षी। अब दिमाग लगा के सोचो, अगर ये किसी चेन में जुड़ गया तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रभाव आएगा? इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चलेंगे कि इससे दूर भागेंगे? इसकी ओर चलेंगे। तो एरो यहाँ चलेगा, देखो
इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव और ये आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके ओर खींचेंगे तो प्लस डेल्टा प्लस और ये ट्रिपल डेल्टा प्लस और यहाँ इसका जीरो वैल्यू। तो देखो सिंपल सा इफेक्ट हो गया कि कोई भी ग्रुप, कोई भी एटम, कोई भी प्रतिस्थापी यदि सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करे तो प्लस और यदि अपनी ओर खींचे तो माइनस आई इफेक्ट कहलाता है। सिंपल। अब आप समझ जाओ हमारे दो तरह के इफेक्ट हो गए, खींचने वाला माइनस और धक्का देने वाला प्लस। अब मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. अब सीखो कि हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कौन है, इतने सारे समूह हैं, इतने सारे ग्रुप हैं। तो अब हम वो सारे ग्रुप को दो में डिवाइड करने वाले हैं। आज के बाद जो जो ग्रुप धक्का मारेगा उसको तो किसके बास्केट में डाल दो? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई में। और जो जो किसी चेन में जुड़ के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे उसे किस में डाल दो? माइनस आई। माइनस में। और इनको धीरे धीरे आपको रटना है, धीरे धीरे इनको समझना है और धीरे धीरे इनको याद रखना है। तो चलिए शुरू करूं? यस सर। यस। तो सबसे पहले जितने प्लस आई वाले हैं उनमें सबसे पहले नंबर ए पर जो आते हैं वो कौन है? ए पर आते हैं वो ग्रुप जिनके सिर पे नेगेटिव होता है। क्योंकि आप सोच के देखो, जिसके सिर पे नेगेटिव होगा क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा? कंप्लीट। कंप्लीट हो। उसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद देगा। उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसका वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? धक्का। तो जिसके सिर पे नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, धक्का मारेगा। इसके बाद जैसे O पे नेगेटिव, अब देखो इस O पे नेगेटिव का मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। जैसे अगर आपको इसके अंदर एक हाइड्रोजन ग्रुप सर हाइड्रोजन भी आएंगे ना? यस जैसे सर, आपका हाइड्रोजन ग्रुप। नेगेटिव, जैसे आपका O नेगेटिव, जैसे आपका COO नेगेटिव, जैसे आपका सल्फोनेट ग्रुप। तो आप चेक करके देखो ये जितने ग्रुप मैंने लगाए इन सब में देखो नेगेटिव चार्ज, और जिन जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन को धक्का देता हुआ दिख रहा है। ये देखो सब के सब धक्का मार रहे हैं। देखो ये देखिए, इसका मतलब आपका ये सारे के सारे आपको याद रखने, ये सब के सब प्लस आई लगा रहे हैं। और अगर मैं ट्रिकी मेथड बोलूं तो जिसके सिर पे जैसा चार्ज इफेक्ट उसका उल्टा होता है। जैसे देखो इनके सिर पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो फिर ये प्लस आई जनरेट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं। तो इसका मतलब ये सब के सब हो गए प्लस आई में। तो आपकी ए कैटेगरी में ये आपको याद रखना है नंबर 1। अब आती है बी कैटेगरी। अब बी कैटेगरी में मूलक रेडिकल्स। अब आप देखो ये रेडिकल है आपका टर्सरी, ये देखो ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है। अब इस 3 डिग्री कार्बन को गौर से देखो, इस पे 3 रेडिकल पार्ट लगे हुए हैं। अब ये वाला रेडिकल इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, और ये इसके साथ मिलकर ये प्रभाव 4 गुना हो गया। देखो इन सब ने मिलकर धक्का जोड़ दिया। तो सोचिए 3 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की रेट सबसे ज्यादा होगी। आगे बात, क्योंकि तीनों का संचयी प्रभाव लग जाएगा। संचयी बोलते हैं क्यूमुलेटिव। ये तीनों आर ने मिलकर अपना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां डाल दी और इसने मिलकर धक्का आगे दे दिया। तो ये देखो सारे जुड़ गए। तो 3 डिग्री का प्लस आई ज्यादा है। अब अगर किससे कंपेयर करें? 2 डिग्री से। देखो अब की बार ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री, और यहां आ गया H। H का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको हम बोलते हैं पप्पू। ये हमारा राहुल गांधी है बेटा। तो इसका मतलब इस पप्पू का कोई फोर्स नहीं है। तो H अगर आप कहीं लगा के दोगे तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल या अट्रैक्ट नहीं कर सकता। नहीं तो अब करके देखो यहाँ पर
यहाँ पर 3 प्लस आई थे, 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, ये तीनों ने जुड़कर धक्का मारा। अब की बार प्लस आई के नंबर देखो अब कम हो गए, सिर्फ ये धक्का मार रहा है, ये धक्का मार रहा है, इसके साथ मिलकर ये 3 हो गए। तो सोचो अब की बार 2 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने की दर कम हो गई, तो 3 डिग्री के मुकाबले 2 डिग्री कम हो गई। अब की बार आप नोट करो अगला पॉइंट, अगली बार अपन ने इसमें केवल एक ही धक्का मारने वाला ग्रुप लगाया, बाकी 2 लगा दिए H। ये देखो इसको बोलते हैं 1 डिग्री प्राथमिक। अब आप सोचो आपका H धक्का नहीं मारेगा, आपका H धक्का नहीं मारेगा, लेकिन ये प्लस I लगाएगा, तो इसका प्लस इसके साथ जुड़ेगा, तो देखो केवल 2 का इफेक्ट रह गया। तो आप दिमाग लगा के देखो कि आपका टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, तो आज के बाद क्लियर हो गया कि किसका प्लस आई ज्यादा है, प्राइमरी कार्बन का, सेकेंडरी कार्बन का, कि टर्सरी कार्बन का? टर्सरी कार्बन का। टर्शियरी कार्बन का। बिल्कुल सही, 3 ग्रुप आके धक्का मार रहे हैं, और सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम हो जाए। अब आप सोचो अगर हम नंबर तीसरे पॉइंट पे बात करें इसके आगे, तो अब की बार इस कार्बन पर चेक करके देखो, सिर्फ मैं तीनों के तीनों H लगाएगा। अब आप देखो इन H से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसका अकेला धक्का, तो दिमाग लगा के सोचो अगर आज के बाद कहीं मैथिल जुड़ गया तो उसका प्लस आई ज्यादा होगा कि टर्सरी का ज्यादा होगा? टर्शियरी का। टर्सरी का। 3 चीजें जोड़ रही हैं, सेकेंडरी पे 2 ग्रुप जोड़ रहे हैं प्लस आई, प्राइमरी पे एक ही जोड़ रहा है, और मैथिल में कोई भी नहीं जोड़ रहा, या अकेला रह गया। तो आज के बाद हमारे पास एक ऑर्डर बन गया। देखो अगर देखा जाए तो ये ऑर्डर बन गया 3 2 1 मैथिल। आज के बाद सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट टर्सरी 3, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे लीस्ट कौन हो गया आपका? मैथिल। अब आते हैं नंबर सी। अब नंबर सी में आते हैं समस्थानिक आइसोटॉप। आप सब जानते हो समस्थानिक में आपको ध्यान है कि परमाणु क्रमांक में तो अंतर नहीं होता, लेकिन भार में अंतर आ जाता है। तो अब आप गौर से देखो, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, अब इस कार्बन के ऊपर ये तीनों के तीनों T ट्राइटियम, ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर तीनों के तीनों D ड्यूटेरियम, और ये आपका कार्बन है, और इस कार्बन के ऊपर तीनों के तीनों प्रोटियम। तो सोचो अब की बार ये तीनों के तीनों में किसका परमाणु भार ज्यादा है, ट्राइटियम का, ड्यूटेरियम का, कि आपके प्रोटियम का? ट्राइटियम। तो ट्राइटियम का जो फोर्स है वो ज्यादा है, इसलिए इसका प्लस आई ज्यादा होगा। फिर ड्यूटेरियम का इस प्रोटियम से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब अब आप चेक कर लो, आज के बाद आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने प्लस आई का धक्का मारने वाले हैं वो सब आ गए। तो आज के बाद इसको कर लो, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा उनका प्लस आई, आज के बाद जिनमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री उनका प्लस आई, और जिसमें प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम उसका भी प्लस आई इफेक्ट। तो आज के बाद तीनों तरह के प्लस आई इफेक्ट आपके हाथ में आ गए, इन्हें स्नैपशॉट कर लीजिए। स्नैपशॉट कर लो बेटा इसको। डन सर। अब ये धीरे धीरे आपको याद रखने। अब एक चीज क्लियर हो गई कि आज के बाद जब जब मैं एप्लीकेशन कराऊंगा अनुप्रयोग, तो जब जब इनमें से कोई भी ग्रुप कहीं लगा दिख जाए तो तुरंत समझ जाना सिग्मा पे धक्का मारेगा, यानी ये वाला प्रभाव डालेगा प्लस आई। अब देखो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ माइनस आई। क्लियर है? तो चलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं ताकि माइनस आई की जगह खाली हो जाए। ये लीजिए सर, देखो माइनस आई। अब मैं वो ग्रुप लिखने जा रहा हूं जो इसके अलावा है, वो सारे माइनस वाले हैं। अब वो अगर कहीं चेन में जुड़ गए तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को,
तो कौन है वो? तो नंबर ए पर देखो आप, सबसे तगड़ा माइनस आई लगाता है NF3 प्लस। अगर ये ग्रुप कहीं पर लगा है तो सोचिए इसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। देखो ये तो धक्का दे रहा था, ये अपनी ओर खींच रहा है, देखो ये रहा माइनस इफेक्ट। तो आज के बाद NF3 प्लस सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, आकर्षी। ये अगर यहाँ पे लग गया तो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेंगे। इसके बाद आता है आपका NR3 प्लस, इसके बाद आता है आपका NH3 प्लस। ये है सबसे टॉप के माइनस आई। आज के बाद ये तीन में से कोई भी एक ग्रुप किसी कार्बन की चेन से जुड़ा दिख जाए तो समझ जाना वो इसका खून चूसने वाला, वो उसके सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता नजर आएगा और इसका इफेक्ट रहेगा माइनस आई इफेक्ट। अब इसके बाद नीचे उतरते हैं बी। इसके बाद जिसका नंबर आता है वो होता है नाइट्रो, फिर आता है आपका साइनाइड, फिर आपका आता है इसके अंदर यहाँ पर एल्डिहाइड, फिर आता है इसके अंदर आपका कीटोन, फिर आपका आता है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है इसके अंदर आपका फ्लोराइड। हाँ चलो मैं इसको मैं अलग कर दूं ताकि याद हो जाए आपको, इतना तक नोट कर लो। अब आज के बाद इनमें से कोई ग्रुप लग गया तो ये सब के सब माइनस आई लगाएंगे, लेकिन ये एक क्रम है, यानी कौन ज्यादा तेज खींचेगा कौन कम तेज खींचेगा उसकी मैंने आपको लिस्ट बना दी जो धीरे धीरे आपको रटनी है। अब आते हैं नंबर सी कैटेगरी पे। सी कैटेगरी पे फ्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये विद्युत ऋणता पर बेस्ड है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा OH और यहाँ लिखा NH2, तो OH का इलेक्ट्रॉन तेज खींचेगा, तो जितनी इलेक्ट्रॉनिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर। तो इसका मतलब ये आपकी सी कैटेगरी में विद्युत ऋणता के बेस पर। और आपकी डी कैटेगरी में ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है बेटा। और अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो जितना ज्यादा s% उतना इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई ग्रुप लगाओ तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। उसके बाद आपकी बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और उसके बाद आता है आपका यहाँ पर एल्कीन, जिसमें एक ही डबल बॉन्ड होता है। तो आप गौर से देखिए बेटा, ये सारे के सारे मैंने जो खूब काम आते पेपर में, हालांकि है तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट कर दिया ताकि जो पेपर में काम आते हैं उन्हीं को मैंने लिस्ट किया ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। तो अब आपके पास माइनस दोनों तरह के इफेक्ट का ग्रुप मैंने बना दिया है। इन्हें स्नैपशॉट कर लीजिए और इन्हीं के कारण हम फायदा उठाएंगे, नोट कर लीजिए। कंप्लीट कर लिया? हो गया? यस। अब आप देखो आज आपने क्या किया है, मैं उसका हल्का सा रिवीजन बताता हूँ ताकि कल, अब मेरी बात को ध्यान रखना बेटा, कल हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो कल जब आप आओ तो हर बच्चे को +i और -i के समूहों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज होगी तो मैं जो आपको एप्लीकेशन कराऊंगा, एक बहुत ही शानदार इफेक्ट, वो तभी संभव होगा जब आपको याद होगा, क्योंकि मेरे कहने से काम नहीं होगा। आपको समझ में आना चाहिए ये कौन सा प्रभाव लगा रहा है। कल को मान लो मैंने किसी कंपाउंड में इसको चिपका दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिग्मा को धक्का मारेगा कि सिग्मा को खींचेगा, तो ये पता होना चाहिए ऊपर की हेडिंग से। अब कल को मैंने किसी चेन में इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो आपको पता होना चाहिए ये ध्यान लगेंगे और धक्का मारेंगे। तो वो जो ऋतिक रोशन वाला है ना, ऋतिक रोशन यानी +i इफेक्ट,
वो प्लस आई इफेक्ट वाली ये ग्रुप है। तो ये ध्यान रखना, कल जब मैं वापस आऊं या कल जब हम अपनी क्लास शुरू करें तो आपको प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप की नॉलेज अच्छी तरह से याद होनी चाहिए या अपने सामने लिख कर रख लेना, ताकि जब हम अपने क्वेश्चन करें तो आप उन्हें देखकर भी सॉल्व कर सको। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर कल तो टेस्ट होगा ना, तो कौन कौन सा आएगा हमारे केमिस्ट्री में? कल टेस्ट टेस्ट नहीं, 27 को है। आइसोमेरिज्म आएगा। कल के टेस्ट में आइसोमेरिज्म बस आएगा क्या? हाँ, आइसोमेरिज्म का टॉपिक आ रहा है बेटा आपका टेस्ट में। सर उसके पहले का तो नहीं आएगा? सर टेस्ट तो 27th। आइसोमेरिज्म में बेटा आइसोमेरिज्म कल रिवीजन टेस्ट है, रिवीजन। मैं बता दूंगा अभी सबका, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. Thank you, sir. ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। Bye bye, sir. Good night, Okay, sir. sir. Thank you, Thank sir. you. Good night, sir. बाय डियर बाय। इसको ढंग से कर लेना, थैंक यू सर। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये आपको याद होगा तो टॉपिक क्लियर होगा। ओके डियर्स, Thank you, sir. Bye, sir. Oh my God. Ruler. कोई अच्छा है इनका पहले करा लो टेस्ट का।